हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू धर्मेश सर्स लेक्चर्स। ये फाइनल अकाउंट्स के ऊपर छठा वीडियो है, 6th लेक्चर। और ये वाले लेक्चर में, ये वाले वीडियो में हम स्पेशल 8 ट्रांजैक्शंस को 4-4 के पार्ट में डिस्कशन में लेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, जो पहले 4 एग्जाम्पल्स है वो मैंने ऐसे सिलेक्ट किए जो कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इनकम से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू करके ट्रीट कर दिया या रेवेन्यू वाले कंटेंट को कैपिटल करके ट्रीट कर दिया। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें ट्रायल बैलेंस अवेलेबल है, इन विच वी हैव मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लोन रिसीव्ड, वेजेस, सेल्स, रिपेयर्स एंड कमीशन रिसीव्ड। एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, इंस्टॉलेशन वेजेस ऑफ मशीनरी ₹2000 ट्रीट इट एज वेजेस। स्टूडेंट्स, एक बात तो अब तक पिछले 5 वीडियोस में या 5 लेक्चर में ये तो क्लियर हो गया रहेगा कि नॉमिनल अकाउंट्स या रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की जगह ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर या इनकम की जगह या एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करो तो उनकी जगह है बैलेंस शीट। तो कभी कभी क्या होता है कि गलती से फॉर सम और दी अदर रीजन अकाउंटेंट एरर कर देता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके ट्रीट कर देता है। मतलब जो चीज़ बैलेंस शीट में जानी चाहिए गलती से वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाती है। और इसका कभी कभी उल्टा भी होता है। यही चीज़ कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम के साथ होती है। यहाँ अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट पे अगर आप ध्यान दें तो इंस्टॉलेशन वेजेस ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन वेजेस ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी को आप जहां से परचेज करते हो और जब तक वो इंस्टॉल होता है या यूजेबल कंडीशन में आता है, जितना भी इन बिटवीन खर्चा हो वो सारी की सारी कॉस्ट में ऐड होती है, मशीनरी के कॉस्ट में। यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल इन नेचर है। यहां इन्होंने गलती ये कर दी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था इंस्टॉलेशन वेजेस ऑफ मशीनरी विच इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होना चाहिए मशीनरी के अंदर, गलती से उसे वेजेस करके ट्रीट कर दिया, मतलब नॉमिनल अकाउंट में डाल दिया। तो जो खर्चा मशीनरी में ऐड होना चाहिए था वही खर्चा गलती से वेजेस में ऐड कर दिया। तो अब करना क्या है, अगर ये एरर हुआ है तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो वेजेस में गलती से ऐड हो गया लेस फ्रॉम वेजेस, और मशीनरी में ऐड करना था लेकिन नहीं हुआ तो हम मशीनरी में ऐड कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वेजेस 12,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू वेजेस 12,000 माइनस इंस्टॉलेशन वेजेस। वेजेस में से लेस कर देंगे, कितना 2,000 है, आउटर कॉलम 10,000। अच्छा, वेजेस में से लेस करके कहा एक्चुअल में ऐड होना चाहिए था, ये ऐड होना चाहिए था मशीनरी के अकाउंट में। तो अब मशीनरी कितनी है, मशीनरी है 48,000 एड इंस्टॉलेशन वेजेस 2,000। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 5,000 सोल्ड फॉर 4,000 रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट, थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे, जो कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर है उनकी जगह है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में उनकी एंट्री आनी चाहिए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। अब यहां उन्होंने फर्नीचर को बेचा है तो फर्नीचर अफेक्ट होना चाहिए था बैलेंस शीट में, लेकिन गलती से इन्होंने क्या अफेक्ट कर दिया, सेल्स अकाउंट जो रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सवाल ये आता है कि सेल्स अकाउंट के अंदर कौन सा अमाउंट इंक्लूड है और फर्नीचर में कौन से अमाउंट का इफेक्ट होना चाहिए था। तो स्टूडेंट, एक शॉर्टकट बताता हूं। बुक वैल्यू का मतलब रहता है बैलेंस शीट वैल्यू। आई अगेन रिपीट, बुक वैल्यू का मतलब रहता है बैलेंस शीट वैल्यू। तो जहां आप बुक वैल्यू को लेस करने वाले थे, मतलब बैलेंस शीट में से लेस करने वाले थे। फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 5,000, मतलब मशीनरी का एक्चुअल में वैल्यू था 5,000 बैलेंस शीट के अंदर, जिसे बेचा गया 4,000 में, उसका सेलिंग प्राइस 4,000 है, रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट।
अभी सेल्स अकाउंट में तो हम सेलिंग प्राइस को ही इंक्लूड करते हैं, तो 5 और 4 में सेलिंग प्राइस कौन सा है? तो यहां सेलिंग प्राइस है 4000। हम सेल्स अकाउंट में सेलिंग प्राइस ही इंक्लूड करते हैं और सेलिंग प्राइस है 4000, यानी गलती से मैंने सेल्स में 4000 की एंट्री मार दी। स्टूडेंट्स, परचेज और सेल्स अकाउंट के अंदर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री आती है और किसी भी चीज की नहीं, और ये सेल गुड्स का नहीं हो रहा है, फिक्स्ड एसेट का हो रहा है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर एंट्री आनी चाहिए थी। बट द थिंग इज 5000 का फर्नीचर 4000 में बेचा, सेल्स के अंदर 4000 इंक्लूड है, सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, बुक वैल्यू इक्वल्स टू बैलेंस शीट। आई अगेन रिपीट, सेल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, बुक वैल्यू इक्वल्स टू बैलेंस शीट। तो सेल्स में कितना इंक्लूड किया रहेगा? 4000। तो पहले इसे रेक्टिफाई करते हैं क्योंकि रॉन्गली सेल्स के अंदर इंक्लूड हुआ है। यहां सेल्स दिया है 3,05,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे बाय सेल्स 3,05,000 लेस मशीनरी सोल्ड, 4000 सेलिंग प्राइस है, तो ये 3,01,000। ये फर्स्ट इफेक्ट आ गया, यानी एक चीज तो मैंने रेक्टिफाई कर दी, सेल्स के अंदर रॉन्गली इंक्लूड था तो मैंने सेल्स में से माइनस कर दी। सेकेंडली, फर्नीचर जिसकी वैल्यू थी 5000, जिसको मैंने बेचा। स्टूडेंट, अगर ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट मैं फर्नीचर के अंदर दूं तो फर्नीचर मैंने परचेज नहीं किया है, फर्नीचर मैंने सेल किया है। तो यहां फर्नीचर के अंदर अगर मैं ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दूंगा तो फर्नीचर बढ़ेगा नहीं, फर्नीचर कम होगा क्योंकि सेल हो रहा है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में दिया है 65,000, तो यहां लिखूंगा फर्नीचर 65,000। मैं इस फर्नीचर इस 65,000 के अंदर से एक छोटा सा वैल्यू 5,000 का बेच रहा हूं, तो फर्नीचर कम हो गया, लेस सोल्ड 5,000, तो बच गया फर्नीचर 60,000। यहां तक एक बार रिपीट कर लेते। सेल्स के अंदर फर्नीचर सोल्ड है, मैंने गलती से यहां मशीनरी लिख दिया। ओके, सेल्स के अंदर फर्नीचर सोल्ड है, तो मैंने सेल्स में से माइनस कर दिया क्योंकि सेल्स में तो सिर्फ गुड्स का सेल इंक्लूड होना चाहिए, यहां फर्नीचर का सेल इंक्लूड कर दिया, और फर्नीचर में से भी माइनस कर दिया क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, सेल की एंट्री मारी नहीं थी फर्नीचर अकाउंट में। अब मारूंगा फर्नीचर के अकाउंट में सेल्स की एंट्री, तो सेल हो रहा है इसलिए फर्नीचर का वैल्यू कम हो जाएगा। कितने वैल्यू का फर्नीचर बेचा? 5000, तो फर्नीचर में से मैंने 5000 लेस कर। नाउ स्टूडेंट्स, 5000 का फर्नीचर 4000 में बेचा, बिजनेस को नुकसान हुआ, 1000 का घाटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1000। एक और बार मैं रिपीट कर लेता हूं, यहां ट्रांजैक्शन ऐसा दिया है कि फर्नीचर जिसकी वैल्यू 5000 थी, जिसे बेचा गया 4000 में, सेलिंग प्राइस 4000, उसे सेल्स के अंदर इंक्लूड किया, जो गलत था। तो सेल्स के अंदर रॉन्गली इंक्लूड था, मैंने सेल्स में से सेलिंग प्राइस 4000 माइनस कर दिया। फर्नीचर में एंट्री मारा तो फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो जाएगी क्योंकि वो सेल हो रहा है, लेकिन फर्नीचर में से मैं कितना वैल्यू लेस करूंगा? बैलेंस शीट में से बैलेंस शीट वैल्यू लेस होगा, सिंपल है, मतलब बुक वैल्यू। तो 5000 फर्नीचर में से लेस कर दिया। 5000 का फर्नीचर मैंने 4000 में बेचा, 1000 का घाटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो ये रहा सेकेंड एडजस्टमेंट। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। रिपेयर्स एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग ₹10,000 रॉन्गली एंटर्ड इन बिल्डिंग अकाउंट। ये भी वही चीज हो रही है, यहां गलती से मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल करके ट्रीट कर दिया। एक्चुअल में नॉर्मल रिपेयर का खर्चा था तो रिपेयर में दिखाना चाहिए था, मैंने गलती से उसे बिल्डिंग में ऐड कर दिया, तो बिल्डिंग में गलती से ऐड हुआ है, बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगा। लेट्स सी बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग है 1,40,000, तो यहां मैं एसेट्स में लिखूंगा बिल्डिंग 1,40,000। बिल्डिंग के अंदर रॉन्गली इंक्लूड है तो लेस रिपेयर्स। कितना इंक्लूड था रॉन्गली?
10,000, एक्चुअल में नॉर्मल रिपेयर्स है तो रिपेयर्स में जाना चाहिए था, अभी हम कर देंगे उस चीज को रेक्टिफाई। रिपेयर्स दिया है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखूंगा 2 रिपेयर्स 30,000 एड फॉर बिल्डिंग 10,000, टोटल 40,000। एक और बार रिपीट कर लेता हूं, बिल्डिंग के अंदर सिर्फ बिल्डिंग का खर्चा आता है। अब ये जो रिपेयर टाइम टू टाइम बिल्डिंग पे खर्चा हम करते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा करते हैं, इससे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती नहीं है, हम खाली बिल्डिंग का मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस है, या आप सोच सकते हो कि एवरी ईयर ये खर्चा या हाफ ईयरली बेसिस पे ये खर्चे होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर 6 महीने या हर साल में बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाते रहो, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होना चाहिए था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होना चाहिए था, तो ये रिपेयर्स में जाना चाहिए था। पर इन्होंने गलती से ऐसा बताया कि रिपेयर्स का खर्चा बिल्डिंग के अंदर हो ऐड कर दिया, तो गलती से ऐड हुआ था, मैंने बिल्डिंग में से माइनस कर दिया, और रिपेयर्स में ही जाना चाहिए था तो मैंने रिपेयर्स में ऐड कर दिया, माइनस फ्रॉम बिल्डिंग एंड ऐड टू रिपेयर्स। अब आते हैं हम फोर्थ वाले एडजस्टमेंट पे। कमीशन रिसीव्ड 6,000 रॉन्गली एडेड टू लोन रिसीव्ड अकाउंट। देखो, कमीशन रिसीव्ड और लोन रिसीव्ड दोनों में पैसे बिजनेस के अंदर आते हैं, बट दोनों में एक बड़ा फर्क है। लोन रिसीव्ड इज अ कैपिटल इनकम और कमीशन रिसीव्ड इज अ रेवेन्यू इनकम, क्योंकि वो बार बार मिलता रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर साल या हर महीने लोन रिसीव करें, ठीक है। तो कमीशन एक्चुअली कमीशन 6,000 का हमने रिसीव किया था, तो कमीशन रिसीव करके ट्रीट होना चाहिए था एज अ रेवेन्यू इनकम। यहां गलती से उन्होंने क्या कर दिया, जो रेवेन्यू इनकम था उसे कैपिटल इनकम की तरह ट्रीट कर दिया, लोन में ऐड करके, लोन रिसीव्ड में ऐड करके। तो लोन रिसीव्ड में गलती से ऐड हुआ है तो हम उसे रेक्टिफाई करेंगे, तो लोन रिसीव्ड से हम माइनस कर देंगे और कमीशन रिसीव्ड में हम ऐड कर देंगे। तो यहां हम देखते हैं लोन रिसीव्ड है 76,000, तो लायबिलिटीज में लिखा जाएगा सबसे पहले लोन रिसीव्ड 76,000 लेस कमीशन कितना था 6,000, तो लोन के अंदर, लोन रिसीव्ड के अंदर रॉन्गली इंक्लूड था तो वहां से मैंने माइनस कर दिया। अब ये जाएगा कमीशन रिसीव्ड में, कमीशन रिसीव्ड है 15,000, तो यहां मैं लिखूंगा बाय कमीशन received 15,000 add additional commission $6,000 total 20,000। एक और बार देख लेते हैं। लोन के अंदर, लोन रिसीव्ड के अंदर गलती से जो एक अपने आप में कैपिटल इनकम है उसके अंदर मैंने रेवेन्यू इनकम इंक्लूड कर दिया था कमीशन रिसीव्ड के नाम पे, तो वहां से मैंने लेस कर दिया लोन रिसीव्ड में से, क्योंकि गलती से इंक्लूड हुआ था और इसकी सही जगह कमीशन के अंदर थी। तो कमीशन रिसीव्ड में एडिशनल कमीशन जो 6,000 जो गलती से लोन के अंदर इंक्लूड था वो मैंने नॉर्मल कमीशन के अंदर ऐड कर दिया, तो टोटल कमीशन हो गया 21,000। तो स्टूडेंट्स, ये रहे अपने पहले 4 स्पेशल एडजस्टमेंट्स। स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, मतलब बाकी के 4 ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ ₹8,000, 8,000 का गुड्स वे परचेस्ड ऑन 31 मार्च 2020। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 और उसी दिन पे, लास्ट डे पे हमने 8,000 का गुड्स परचेज किया एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट्स, यहां उन्होंने बोला कि जो 8,000 का गुड्स हमने परचेज किया वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड हो गया है। तो ये सवाल आता है, क्या
सही हुआ, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड अगर उन्होंने वो गुड्स को किया है 8,000 जो लास्ट डे पे परचेज किया, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके सही किया या गलत किया? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कि बिल्कुल सही किया। Whenever you purchase goods, then it is but obvious कि वो आपके स्टॉक में ऐड होगा, वो इट्स एन एडिशन टू द स्टॉक। तो यहाँ उन्होंने बोला इट इज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक को हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में अगर इंक्लूड हुआ है तो बिल्कुल सही चीज़ है। प्रॉब्लम किधर हुआ? इसके बाद वाले फ्रेज में प्रॉब्लम है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्होंने गुड्स को परचेज तो कर दिया, उन्होंने स्टॉक में भी एडिशंस कर दिया, यहाँ तक सब बराबर हो रहा था, लेकिन उस परचेज की एंट्री मारना वो भूल गए। तो स्टूडेंट्स अगर ये परचेज की वो एंट्री मारते तो डेफिनेटली आपका परचेज बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं ये एंट्री अभी मारता हूँ, क्योंकि ये शायद ओमिट हो गया था फॉर सम और दी अदर रीजन, अगर ये एंट्री मैं अभी मारता हूँ तो परचेज मेरा 8,000 से बढ़ जाएगा। सेकेंडली स्टूडेंट्स, आप परचेज किन लोगों के पास से करते हो? कस्टमर्स के पास से करते हो या सप्लायर के पास से? बट ऑब्वियस हम सप्लायर के पास से परचेज करते। तो अगर मैंने एंट्री नहीं मारी है तो डेफिनेटली सप्लायर के बुक्स में भी एंट्री या सप्लायर के अकाउंट्स में भी एंट्री नहीं मारी होगी। सप्लायर मतलब कौन? सप्लायर मतलब हमारा क्रेडिटर, यानी ये ट्रांजैक्शन की एंट्री जो हमने ओमिट कर दी फॉर सम और दी अदर रीजन, परचेज में तो ऐड करेंगे ही, साथ में क्रेडिटर्स में भी ऐड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स के ऊपर एक लास्ट एडजस्टमेंट भी है जो बाद में हम देखेंगे। तो क्रेडिटर्स में ऐड करने के बाद टोटल में इनर कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट एडजस्टमेंट। 8,000 का गुड्स परचेज तो कर दिया था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इफेक्ट नंबर 1 ऐड टू परचेजेस। तो सबसे पहले हम परचेजेस लिखेंगे 2,07,000 टू परचेजेस 2,07,000 ऐड अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड था 8,000, तो ये 2,15,000 पे आ गया। परचेज में जैसे ऐड होगा वैसे हमें क्रेडिटर्स में भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा क्रेडिटर्स है 80,000, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेजेस 8,000। टोटल में इनर कॉलम में लिखूंगा 88, क्योंकि क्रेडिटर्स के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है जो बाद में हम देखेंगे, लास्ट वाला एडजस्टमेंट नंबर 4। एक और बार मैं रिपीट कर लेता हूं स्टूडेंट्स, मैंने परचेजेस तो कर लिया था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गया, तो अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैंने जब परचेज में रिकॉर्ड करूंगा ये ट्रांजैक्शन, जब ये परचेज के अंदर रिकॉर्ड होगा आपका परचेजेस बढ़ जाएगा, तो ऐड टू परचेज। सिमिलरली आप सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स में भी ऐड करेंगे क्योंकि क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ एक एजम्पशन है कि ये जो परचेज हुआ है ये ऑन क्रेडिट हुआ है, उधारी के ऊपर हुआ है, एंड हेंस क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं स्टूडेंट्स। गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 वे सोल्ड, हमने गुड्स 2,000 के बेचे, एंड डिलीवर्ड, हमने दे भी दिए, सप्लाई भी कर दिया ऑन 31 मार्च 20। अगेन लास्ट डे पे ये ट्रांजैक्शन हुआ, बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे अनरिकॉर्डेड परचेज था, हमने परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, वैसे ही स्टूडेंट्स अनरिकॉर्डेड सेल्स है, हमने सेल्स तो कर दिया लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स में ऐड किया जाएगा, आपका सेल्स बढ़ जाएगा, तो ऐड टू सेल्स, इफेक्ट नंबर 1। दूसरा चीज स्टूडेंट, आप सेल किन लोगों को करते हो? सप्लायर्स को या कस्टमर्स को? बट ऑब्वियस कस्टमर्स को आप सेल करते हो। कस्टमर्स को सेल करते हो, कस्टमर आपका डेटर होता है, यानी डेटर्स में भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा तो डेटर्स में ऐड कर देंगे। लेट्स से इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्स जो है 3,10,000 बाय सेल्स 3,10,000 ऐड अनरिकॉर्डेड, कितना अनरिकॉर्डेड है? 2,000, 3,12,000 पे आ गया। हमने सेल किन लोगों को किया? कस्टमर मतलब डेटर्स को, तो डेटर्स में भी मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है।
स्टूडेंट्स लेकिन डेटर्स पे तीसरा एडजस्टमेंट है, मतलब एक और एडजस्टमेंट। तो जैसे मैंने क्रेडिटर्स का टोटल इनर कॉलम में लिखा, वैसे डेटर्स में भी ऐड करके मैं टोटल इनर कॉलम में लिखूंगा, क्योंकि डेटर्स पे एक और एडजस्टमेंट आने वाला है। तो पहले मैं लिख देता हूं डेटर्स, ये ट्रायल बैलेंस से 60,000 लिखा जाएगा, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स 2000, इनर कॉलम में ही लिखा जाएगा 62। तो स्टूडेंट्स पहले दो ट्रांजैक्शन में एक ही चीज हमने देखी कि हम कुछ ना कुछ भूल गए रिकॉर्ड करना, ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने में। पहले वाले में परचेज किया और भूल गए रिकॉर्ड करना, अनरिकॉर्डेड परचेजेस था, ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स। और दूसरे में हमने सेल्स किया और भूल गए रिकॉर्ड करना, तो ऐड टू सेल्स एंड ऐड टू डेटर्स। स्टूडेंट अब तीसरा ट्रांजैक्शन पे आते हैं। बिल रिसीवेबल इंक्लूड्स बिल ऑफ ₹4,000 विच इज डिसऑनर्ड। स्टूडेंट बिल रिसीवेबल क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। सपोज एज अ सप्लायर मैंने अपने कस्टमर को कुछ गुड्स बेचा, एज अ सेलर मैं अपने कस्टमर को कुछ गुड्स बेचता हूं उधारी पे और मुझे शायद अपना बैड डेब्ट्स प्रिवेंट करना है, तो मैंने अपने कस्टमर को बोला कि मुझे एक स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे कि तू भाई मुझे कब पेमेंट करेगा, कहाँ पेमेंट करेगा, कितना पेमेंट करेगा, वो सब मुझे लिख कर दे। या मैं लिख लेता हूँ स्टैम्प पेपर पे, तो अपना साइन कर ले। तो मैं साइन करके वो पेपर अपने पास रखता हूँ, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ड्यू डेट पे, मतलब सपोज 1 महीने का उधारी है, 1 महीने के बाद उसने मुझे पेमेंट कर दिया, यानी वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो ऑनर हो गया, यानी मुझे मेरे पैसे मिल गए। लेकिन अगर ड्यू डेट पे मुझे पैसे नहीं मिले, इसका मतलब वो बिल डिसऑनर हो गया, मेरे कस्टमर ने पैसे 1 महीने के बाद मुझे नहीं दिए, तो वो बिल डिसऑनर हो गया। तो स्टूडेंट जब बिल डिसऑनर होता है तो बिल की वैल्यू गिर जाती है, यानी सबसे पहले बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हुआ है तो बिल रिसीवेबल की वैल्यू गिर जाएगी, माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। सेकेंडली बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो मैं अब अपने कस्टमर के पास से पैसे वसूल करूंगा, यानी मेरे डेटर्स बढ़ गए। तो यहां दो इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि पहला तो बिल की वैल्यू गिर गई, यानी बिल रिसीवेबल में से मैं माइनस कर दूंगा। दूसरा मेरा डेटर्स इंक्रीज हो गया तो मैं डेटर्स में ऐड कर दूंगा। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला इफेक्ट माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, मेरा बिल रिसीवेबल है 25,000, तो यहां मैं लिखूंगा बिल्स रिसीवेबल 25,000 माइनस डिसऑनर्ड 4,000, तो ये 21,000 पे आ गया। माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल और ऐड टू डेटर्स, ऐड डिसऑनर्ड बिल 4,000, तो ये आ गया 66,000। बराबर है स्टूडेंट्स। अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो दोनों इफेक्ट एसेट्स में ही आ रहा है। एक एसेट बिल रिसीवेबल के नाम का कम हो रहा है, तो दूसरा एसेट डेटर्स के नाम पे बढ़ रहा है। एक और बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। मुझे मेरे कस्टमर से पैसे वसूल करने थे 1 महीने के बाद और बैड डेब्ट्स बचाना था, तो मैंने स्टैम्प पेपर पे कस्टमर्स पे लिखवा के लिया, या मैंने लिखा और उससे साइन करवा के लिया, और वो डॉक्यूमेंट, वो स्टैम्प पेपर मैंने अपने पास रखा, जिसे मैं बोलता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज। 1 महीने के बाद अगर कस्टमर मुझे पेमेंट करता है तो हम कहेंगे बिल ऑनर हो गया, लेकिन अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो वो बिल डिसऑनर हो गया। सपोज बिल डिसऑनर हो गया तो बिल की वैल्यू गिर गई, तो माइनस फ्रॉम बिल रिसीवेबल। अब मैं पैसे कस्टमर से वसूल करूंगा, तो कस्टमर्स यानी डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मेरे डेटर्स बढ़ गए, तो ऐड टू डेटर्स। अगर ये ट्रांजैक्शन समझा तो लास्ट ट्रांजैक्शन आराम से समझ जाएगा, क्योंकि जो हमने बिल रिसीवेबल और डेटर्स के साथ देखा वही चीज अब बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स के साथ देखेंगे। यहां लास्ट में बोला है कि बिल्स पेएबल इंक्लूड बिल ऑफ 3,000, मतलब ये जो बिल पेएबल है 20,000, इसके अंदर एक बिल है 3,000 का विच इज डिसऑनर्ड। तो इफेक्ट सेम ही आने वाला है, जैसे बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो जाए तो बिल रिसीवेबल में से माइनस कर देते, वैसे ही बिल्स पेएबल डिसऑनर हो जाए तो बिल्स पेएबल में से माइनस हो जाएगा। लेट्स सी, तो यहां मैं लिखूंगा बिल्स पेएबल 20,000 है, माइनस
डिसऑनर्ड 3000, अच्छा बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया तो मेरे डेटर्स बढ़ गए, मैंने डेटर्स में ऐड कर दिया बिल में से माइनस करके। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर जब बिल्स पेएबल डिसऑनर हो जाए तो बिल्स पेएबल में से माइनस करेंगे। अब मुझे मेरे क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो बिल डिसऑनर कर दिया, तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ऐड टू क्रेडिटर्स, ऐड डिसऑनर्ड बिल 3000, तो ये आ गया 91,000। तो ये रहे 4 ट्रांजैक्शन, और यू कैन से द रिमेनिंग 4 ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्पेशल ट्रांजैक्शन का कैटेगरी। थैंक यू वेरी मच।